So hello and welcome back to my other video that is based on chapter 6th, that is cell structure and function. So let's read this chapter. So as you can see here, a varieties of organisms are given in the form of photos. तो आप यहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फोटो हमें गिवन है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल, अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल एंड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज every function occur in cell and a group of cell form together, join together to form a tissue. So cells are the bricks that are assembled to make building. तो यहाँ पर आप एक ब्रिक से बनी हुई वॉल देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी भी हमारे इस तरह से हमारी बॉडी सेल से बनी होती है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आप अनियन सेल के केस में भी अनियन के सेल्स को इसी तरह से देख पा रहे होंगे कि किस पैटर्न में अरेंज हैं। सो उस तरीके से हमारा सेल्स आर द ब्रिक लाइक डेट असेंबल टू मेक बिल्डिंग। हमें बताया गया है कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक ईंट की तरह होते हैं, बहुत सारी ईंट की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं। सो सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी इसी तरह से सेल से बनी होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसा कि हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ वाई द सेल्स आर कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आप देख पा रहे होंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉक। उन्होंने एक पीस लिया कॉक का एंड अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री डेट वॉज ऑप्टेन फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री एंड अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। उन्होंने अपना एक मैग्नीफाइंग डिवाइस बनाया था और उस मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर उन्होंने उसे देखा था। सो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व, और उनकी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा दैट देयर वर मैनी partition boxes or compartments like honeycomb and Hooke coined the term cell for each box। उन्होंने सेल हमारे हर ईच बॉक्स के लिए सेल दे दी। सो बेसिकली ये आपका जो टर्म सेल है ये एक लैटिन वर्ड सेल्वा से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। सो इन 1839 द जर्मन बोटनिस्ट मैथेस जैकोब श्लेडेन एंड जर्मन साइकोलॉजिस्ट थियोडर शेवन प्रपोज द सेल थियरी। तो हमारी सेल थियरी इन दोनों साइंटिस्टों ने हमारे 1839 में दी थी और ये सेल थियरी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट देती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ दो सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेलों का बना हो सकता है, बनता है, या फिर एक सेल से बना होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, और डबल सेल या फिर मोर सेल से बना होगा तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होगा। तो बिल्कुल बात ठीक है। एंड ऑल सेल्स कैरी आउट लाइफ एक्टिविटी। तो हर सेल कैरी करती है लाइफ एक्टिविटी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स टिश्यू फॉर्म करने के बाद हमारे डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी चलती है क्योंकि वो बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज़ कैरीज करते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन एंड मैनी मोर। सो रिक्वायर एनर्जी, ग्रो एंड हैव अ लिमिटेड साइज। और हमारा थर्ड पॉइंट है दैट न्यू सेल arise only from the other living cells by the process of the cell division. So cell division process by which most of the cell divide for the growth and it is categorized into parts, that is the meiosis and mitosis, which you read in the next class. So the process by which one cell divide to form a new cell is called cell division. So in this way variety in cell number, shape and size. So यहाँ पर हमें given है that there are millions of living cell, or there are millions of living organisms and they are of different shapes and size and their organs also vary in shape, size and number of cell. So हमारी अर्थ पर millions of टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं from a blue whale to a tiny ant, मिस चीटी एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और कंपैरिजन कर सकते हो आप एक चीटी से। सो नंबर ऑफ सेल, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेर इन शेप एंड साइज। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं और लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी कंपोज होती है। सो बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म
वेराइटीज ऑफ फंक्शन। और आप जानते हो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल हमारी वेराइटीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर गिर रखे हैं मसल सेल, जो बेसिकली हमारी मसल्स बनाते हैं, डेट इज़ द नर्व टिश्यू। सो नर्व टिश्यू बेसिकली हमारे ब्रेन से, आई मीन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करने का काम करते हैं, जिसके फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो देन आफ्टर मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म आप समझ चुके होंगे, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। आपको मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म एंड एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, डॉग, काउ एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर। यूनि मीन सिंगल एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो आप, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। सो अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। यहाँ पर आपका आई थिंक प्री फॉर्म लिखा है लेकिन ये परफॉर्म होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता हूँ मैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मतलब किस तरह से सेल हमारे अरेंज होते हैं, और उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। सो वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से कंपोज होता है, भले ही वो सिंगल सेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर। So all the cells that are similar in shape, size and function are grouped together to form a tissue. So here we have the definition of tissue. Then therefore a tissue is a group of similar cells performing a specific function. बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और एक सेल टिश्यू फॉर्म करते हैं, जो टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करता है। सो इन दिस वे हमारे पास दो टिश्यू के एग्जांपल दे रखे हैं, दैट इज द नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू, जो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। सो उसके बाद organ. An organ is a structure that contains more than one type of tissue and is usual from nucleus. सो इस केस में हम टिश्यू को भी हो सकता है हम आंखों से नहीं देख पाएँ, और सेल भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑनियन सेल, क्या आपने इन्हें कभी आंखों से देखा है? बिना माइक्रोस्कोप के आपने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। तो इसी तरीके से हमारे जो सेल हमारी बॉडी बनी हुई है, वो सेल हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम ऑर्गन्स को देख सकते हैं। सो ऑर्गन इज स्ट्रक्चर डेट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स लाइक योर किडनी, liver and many more. Lungs can also be are the also organs. So and result from naked eye. So हम डायरेक्ट हमारी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के। सो फॉर एग्जांपल हार्ट, स्टोमक का, ब्रेन आपको दे रखा है इन द एनिमल्स एंड रूट, स्टेम, लीव्स इन प्लांट। सो प्लांट का भी इसमें केस दे रखा है, प्लांट में हम रूट्स देख सकते हैं, लीव्स दे रखे हैं, स्टेम दे रखे हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पर लिविंग होता है उस वो सेल से बना होता है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो साइंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, वो रिस्पायर हमारी तरह करते हैं। भले ही वो हमारी तरह मूव नहीं कर पाते हों, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो बहुत सारे हमारे वो प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने चाहिए, और इसी तरह उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाता है। लाइक दे ग्रो, दे एस्पायर, I mean they also reproduce. So many functions are there. You can also get them from Google. So usually a number of organs work together to perform a specific function, and a collection of organ that work together to for a particular function is called a organ system. So जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन होल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर चलता है। और अगर आपका क्वेश्चन आता है सो भाई द सेल्स आर कॉल्ड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, सेल की डेफिनेशन, देन आफ्टर टिश्यू, और किस तरह से आपके टिश्यू कंबाइन होते हैं ऑर्गन्स में, और उसके बाद ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारा होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को और बढ़ते हैं। तो आप जानते होंगे कि हमारे ऑर्गन बहुत सारे सिस्टम परफॉर्म करते हैं, और उनमें से कुछ फंक्शन हमारे इस टेबल में गिवन है, जिस टेबल को आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो फंक्शन सबसे पहले मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल लिविंग बीइंग्स मूव, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। एंड एनिमल ऑर्गन सिस्टम, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम इसमें हेल्प करता है। एंड प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज यू नो। सो ग्रो का, इसमें ग्रोथ का दे रखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन साइज मतलब ग्रो करते हैं। डैश सिस्टम, एनिमल ऑर्गन सिस्टम में दे रखा है। और इसके बाद प्लांट ऑर्गन्स में आपका जाइलम एंड फाइलम। जाइलम एंड फाइलम एक्चुअली हमारे प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं, जिनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे रिप्रोड्यूस, सो मतलब रिप्रोडक्शन, सो लेट अस रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कॉपी समथिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो इन दिस वे प्रोड्यूस लिविंग बींग्स ऑफ द सेम काइंड। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनिमल सिस्टम, एनिमल ऑर्गन सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। प्लांट ऑर्गन में हमारे फॉबल होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। और इसी तरह से हमारा सेंस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सेंस मीन्स इफ वी कैन सेंस समथिंग मीन
वी कैन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे जो ब्रेन में होता है वो हमारे किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में मदद करता है, क्योंकि हमारी नर्वस सेल हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टेड होते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक बहुत जल्दी पहुंचता है, और ये मैसेज हमारे 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से से भी ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है, जो बात शायद आपको ना पता हो। इसीलिए प्लांट्स डू नॉट सेंस, और प्लांट्स हमारे सेंस नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सक्रीट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यहाँ पे एक्सक्रीट दे रखा है डायरेक्ट। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे दे रखे हैं। डाइजेस्टिव में डाइजेशन एंड यूरिनरी मीन्स आपके रिमूवल वेस्ट जो हमारे होते हैं उसके लिए हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। सो आप जानते हो कि किस तरह से रेस्पिरेशन हमारा कैरी आउट होता है। ऑक्सीजन हम हमारे लंग्स तक पहुंचती है, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलने के बाद हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इसलिए एब्जॉर्ब होती है क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। दूसरी तरह से जो प्लांट में रेस्पिरेशन का काम करते हैं वो करते हैं लीव्स, जिसमें स्टोमेटा होते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन मीन्स बेसिकली क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं। तो न्यूट्रिशन मीन्स यूज़ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी। आई मीन ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एंड अदर लाइफ प्रोसेस के लिए फूड यूज़ करते हैं। और एनिमल ऑर्गन सिस्टम में देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका अलग होता है, लेकिन प्लांट में देखा जाए तो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और लीव्स हमारी जो होती हैं वो सिर्फ फूड को प्रिपेयर करने का काम करती हैं, जिसमें प्लास्टिड हम बात करेंगे अभी, जो सेल का एक पार्ट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल एक्चुअली डिफरेंट होते हैं, तो थोड़े बहुत डिफर करते हैं, तो उसे भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद हमें इधर रखा है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन, सेल है। तो इस तरह से हमारी पूरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो चुकी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिखोगे, तो बेसिकली बस यही है। सेल से हमारे देख पा रहे हो आप टिश्यू बना, टिश्यू के बाद हमारा वो दो टिश्यू हमारे मान ली 3 सेल से हमारे एक टिश्यू बना, ठीक है। ऐसा नहीं 3 सेल से बनता है, बहुत सारे सेल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एक ऑर्गन बना, और ऑर्गन से हमारे 2 ऑर्गन से हमारे एक ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर 2 ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बना। इसी तरह से हमारा चार्ट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम का। सो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल। तो शेप हमारी किस टाइप की हो सकती है सेल की। तो हमारे जनरली सेल राउंड हो सकते हैं। राउंड मीन्स आप जो ब्लड सेल हमारे जो आप देख पा रहे होंगे, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये राउंड होते हैं शेप में। इसी तरह से हमारे मसल सेल्स होते हैं स्पिंडल, एंड उसके बाद हमारे नर्व सेल होते हैं ब्रांच्ड। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे सेल हैं, द कार्डियक मसल्स एंड लिवर सेल, एंड उस तरह से इनके बहुत सारे हमारे पास शेप आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर गिवन है दैट सम सेल्स आर लॉन्ग लाइक एंड पॉइंटेड एट द बोथ एंड, जो ये हमारे नर्व सेल की बात कर रहा है, एंड दे एक्सप्रेस स्पिंडल शेप। लेकिन हमारे कुछ एक्सप्रेस स्पिंडल शेप मीन्स मसल सेल एंड सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, किस टाइप की शेल हो सकती है। एंड सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल, कुछ ब्रांच हो सकते हैं। और न्यूरॉन, तो न्यूरॉन बेसिकली ये आपको जो दे रखा है यहाँ पर नर्व सेल, ये बेसिकली जो हमारी सेल बॉडी होती है नर्व सेल की, यही आपका न्यूरॉन है, ठीक है। इसके बाद द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस एंड they हेल्प टू कंट्रोल एंड coordinate the working different parts of the body. So component of the cell are enclosed in a membrane, and this membrane provides shape to the cell and of the plant and animal. So ये components होते हैं सेल के, वो एक सेल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, ठीक है। एंड सेल वॉल इज द एडिशनल कवरिंग हो, और उसके बाद जो हमारी जो सेल वॉल होती है प्लांट के केस में होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है। और इस तरह से जो ऊपर हमारी लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, जो हमारी एडिशनल स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करती है हमारे सेल को, ठीक है। और इस तरह हमारी कोई भी मैकेनिकल इंजरी से हमारा जो सेल होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। सो इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फिर से आते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेल। अब ये टाइप ऑफ जो सेल है उनके बेसिस पर, उनके शेप के बेसिस पर है। और जो अभी इसमें एक और है अमीबा सेल। सो आप एक बार याद रखना, अमीबा फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तथा उसकी जो शेप होती है वो हमेशा इरेगुलर होती है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फिजियोफोडिया कभी भी फॉर्म हो सकता है, और जिस तरह फूड पार्टिकल होगा और उसी तरह सीडोफोडिया फॉर्म करेगा उसे एनगल्फ करने के लिए। और इस तरह से सीडोफोडिया जो होती है हेल्प इट टू मूव एंड कैप्चर फूड, इसीलिए इसका काम होगा आपका सीडोफोडिया का। इसी तरह से नर्व सेल एलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, एलोंगेटेड मीन्स थोड़े लॉन्ग होते हैं और ब्रांच होते हैं। एक्चुअली जो हमारे नर्व सेल होते हैं वो लगभग 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसलिए ये लार्जेस्ट हमारे नर्व लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में होते हैं। और उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे बहुत जल्दी, मैं बता चुका हूँ आपको कितनी जल्दी मैसेज पहुँचाते हैं, लगभग 1 सेकंड के 1 लाखवें
पार्ट में ही हमें मैसेजेस पहुंचा देते हैं, एंड द एंड ऑफ दिस सेल्स कैन पिक अप द सेंड मैसेजेस फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बहुत ज़्यादा हमारे अमाउंट में हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल है, इनकी शेप होती है राउंड एंड स्फेरिकल, एंड राउंड शेप हेल्प इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग मोर ऑक्सीजन, और हमारे ऑक्सीजन काम करने का जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मसल सेल, स्पिंडल इन शेप, एंड हियर द कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के थ्रू हमारी बॉडी के हमारी मूवमेंट में मदद करते हैं। हमारे मसल सेल होते हैं, उसके बाद हमारे स्किन सेल फ्लैट होते हैं, और उसके बाद कवर द होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। सो प्रोटेक्टिव लेयर हम कह सकते हैं। देन आफ्टर मीसोफिल सेल, सो लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर, हमारे जो मीसोफिल सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं, एंड अलाउ मोर क्लोरोप्लास्ट टू प्रेजेंट इन द लीव्स एंड एनहेंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो मीसोफिल को बेसिकली हम प्लांट सेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द गार्ड सेल, दैट इज द प्लांट में पाए जाते हैं, और किडनी और बीन शेप्ड इस टाइप के होते हैं। ये किडनी की शेप के हो सकते हैं या फिर बीन शेप के हो सकते हैं, एंड कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा टू प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। और ऐसा किस लिए होता है, एक्चुअली ऐसा वाटर की वजह से होता है। जब भी हमारे सेल में वाटर ज़्यादा आ जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, और जब वाटर कम हो जाता है तो वो खुल जाते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे हमारे पास अभी और डाटा है, डेट इज़ द सेल साइज। सो द साइज ऑफ द सेल कैन बी वेरी स्मॉल, few macrons, and is the as in a bacteria and cannot be seen with an unaided eyes, means naked eyes, or can be big about 117 to 130 मीटर। सो हमारे पास ये जो रखा है डाटा जैसे 117 to 130 मीटर, ये एक ऑस्ट्रिच एग का डाटा है। यहाँ पे हमें दे रखा है ऑस्ट्रिच एग, जिसका बिल्कुल साइज यही होता है। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, तो उसका मतलब ये है द साइज ऑफ सेल कैन बी अबाउट 0.00, I mean 0 can be very small about few micron and can be very large like 170 to 130 मीटर। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल जो होता है वो हमारे यही होता है ऑस्ट्रिच का एग। आफ्टर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। तो हमारी साइज ऑफ सेल की कोई रिलेशन नहीं होती हमारी बॉडी या फिर प्लांट एनिमल के से। सो द साइज ऑफ द सेल इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म। तो जो हमारा साइज होता है सेल का वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह से परफॉर्म हमारा जो फंक्शन है परफॉर्म करता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारे पास एक सेल का डायग्राम दे रखा है, दैट इज अ प्लांट सेल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है, दैट इज अ एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में आप देख पा रहे होगे इसके पास सेल स्ट्रक्चर हमारे पास सेल वॉल से घिरा हुआ है। इसमें आप क्लोरोप्लास्ट देख पा रहे होगे, तो बेसिकली आप सेल वॉल भी देख पा रहे होगे। उसमें आप एक वॉक्यूल देख पा रहे होगे जैसे सेंटर, आप न्यूक्लियस देख पा रहे होगे, इसमें सेल मेम्ब्रेन देख पा रहे होगे जो न्यूक्लियस को कवर कर रही है। आप काइटोप्लाज्म देख पा रहे होगे, काइटोप्लाज्म बेसिकली इतना भी ये ग्रीन पार्ट है जिसमें लाइट ग्रीन है जिससे कवर्ड है वो काइटोप्लाज्म है। और इसी तरह से इस केस में भी वही है, बिल्कुल यहाँ ब्लू पार्ट काइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, गोल्गी अपैरेटस आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया आप ये देख पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो लाइक अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो सेंट्रियोली यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमारे प्लांट सेल में नहीं होते, और ना ही इसमें कोई लार्ज वॉक्यूल है जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे लाइसोसोम है, लाइसोसोम हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं आई थिंक। और उसके बाद हमारे लाइसोसोम आई थिंक यहाँ पर नहीं प्रेजेंट, ओके। तो हमारे प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं गिवन, एनिमल सेल में गिवन है यहाँ पर। और उसके बाद मैं बात करूँगा सेल स्ट्रक्चर, आप बात कर चुके होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही नाम है। सो इट इज द आउटरमोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड इन दिस वे इट इज लिविंग एंड फ्लेक्सिबल एट इज डबल लेयर। सो इट सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अदर एंड ऑल्सो सेपरेट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में आस पास के मीडियम से उसे सेपरेट करता है और एक बाउंड्री बना देता है। सो इट रेगुलेट द एंट्री एंड एक्सेस ऑफ सब सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। ये कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने की इजाज़त देता है, कुछ सब्सटेंस को बाहर निकालता है, ठीक है। तो इन दिस केस इट सिलेक्ट्स द स्पेसिफिक सब्सटेंस, जो स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उन सब्सटेंस को ये अंदर आने देता है और बाकी सारे सब्सटेंस को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, और ये हमारी शेप जो होती है सेल की वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर मोस्ट थिक लेयर इन द प्लांट सेल कॉल्ड द सेल वॉल। तो सेल वॉल आप देख पा रहे होगे प्लांट सेल में किस में होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की बनी होती है एंड इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स द रिजिड टू द सेल,
एंड इट इज़ अ हार्ड, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड होती है, उससे रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इट प्रिवेंट द बस्टिंग ऑफ सेल व्हेन वाटर इज एंटर इनटू द सेल. सो देयर आर मैनी function of it which you can read from here, okay, by pausing the video. So we are going further on. So we have the next, that is the cytoplasm. cytoplasm आप जेल लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच इतना भी हमारा पार्ट है ब्लू ब्लू कलर का, और इसमें लाइट ग्रीन कलर का, वो सब सेल मेम्ब्रेन है, और उसमें हमारे बहुत सारे सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट हैं. सो दिस आर बेसिकली कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स. एंड देन आफ्टर, इसके बाद देर आर वेरियस टिनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द काइटोप्लाज्म एंड दिस आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. मैंने आपको बताया था अभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, यानी सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. इन दिस केसन सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है. तो इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल. इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसे स्टोर करने का भी काम नहीं करता. आई थिंक मैंने सिर्फ ये पावर को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे यही गिवन है. एंड प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के केस में यह है हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एंड एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी हमारी प्रोड्यूस करता है. एंड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज हम इन्हें कह सकते हैं सेकंड नंबर पे. एंड बोथ एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स. सो बेसिकली हमारे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी हमारे एंजाइम की जरूरत होती है हमारे डिफरेंट सेल यूनिट्स को, ये वहाँ उन्हें पहुँचाते हैं. तो एक तरह से ट्रांसफर करते हैं, इसलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल यहाँ पर कहा गया है. और इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड हेल्प इन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द सेल. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक सबसे पहले बहुत बड़े एरिया पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में फैला होता है, और एक तरह से एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है कि जिस भी हमारे, अगर किसी भी हमारे सेल में को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो यही वो पहचाता है, क्योंकि इसलिए सिंथेसिस में काम आता है, स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट भी यही करता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी दे रखा है. इसका कोई एक्स्ट्रा नेम नहीं है, ठीक है. इसके बाद हमारे लाइसोसोम है. एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है. यहाँ पर हमारे गिवन है इट इज़ जस्ट ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है. आप डिफरेंस भी पढ़ोगे. सो हैव टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम. के पास टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम होते हैं एंड डाइजेशन ऑफ द फॉरेन बॉडीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लड प्रेस. सुसाइडल बैग्स. एक्चुअली दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि जब भी हमारे सेल, ये एक्चुअली होता क्या है, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जब भी हमारे सेल में कोई इंजरी हो जाती है तो ये जो होते हैं हमारे, एक्चुअली दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड, एक्चुअली दिस कंटेन सम एंजाइम्स, और जब भी हमारे सेल में कोई इंजरी हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके अंदर जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हमारे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसे ख़त्म कर देते हैं. तो इसलिए ये सुसाइड बैग्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मतलब अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, अपने सेल को भी और अपने आप को ख़त्म कर लिया. सो प्लास्टिड हमारे पास आता था, इसे प्लास्टिड, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है. इसके बाद हम प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड, और उसके बाद ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर. सो दीज आर द ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड दस कैरी फोटोसिंथेसिस. हमारे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी कहते हैं. सेकंड केस में क्लोरोप्लास्ट होता है. सो दीज है पिगमेंट्स और डिफरेंट कलर अदर देन, ये ग्रीन नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अदर के कलर के हो सकते हैं. एंड ये हमारे फ्लावर्स को एंड फ्रूट को कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एंड ल्यूकोप्लास्ट दे आर द कलरलेस प्लास्टिड स्टोर स्टार्च प्रोटीन एंड फेस्ट ऑफ द प्लांट. तो आप देख पा रहे होंगे किसी भी प्लांट को जो आप देखते होंगे तो वो सारा प्लांट हमारा प्लांट सेल से बना हुआ है, लेकिन उसके हमें फ्रूट में अलग कलर मिलता है. तो ये बेसिकली उसमें प्रेजेंट प्लास्टिड की मदद से मिलता है, क्योंकि कहीं हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो पार्ट ग्रीन हो जाता है. जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो हमारे फ्लावर एंड फ्रूट को कलर मिल जाता है डिफरेंट. एंड ल्यूकोप्लास्ट जब बार होते हैं तो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता, तो उसके और हमारे कलर मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है. सो कलर बॉडीज किचन ऑफ द सेल. तो ये हमारे किचन ऑफ द सेल होते हैं, क्योंकि यही हमारे फूड को प्रोड्यूस करते हैं और यही हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं, ठीक है. सो आपको इसमें मैं दिखा चुका हूँ डायग्राम में किस तरह से हमारा यहाँ पर प्लास्टिड है, जिसमें ये गिवन है, ये रहा आपका आई थिंक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. इसके बाद में हम और आगे बात करेंगे. इसके बाद हमारे पास सेंट्रोसोम है. सेंट्रोसोम हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में नहीं होता है. एक्चुअली इट इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन. हमारे जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन सिर्फ इसी सेंट्रोसोम के वजह से होता है, क्योंकि ये रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को और सेल डिवीजन में मदद करता है.
और इसी तरह से हमारे एनिमल सेल भी डिवाइड करते हैं, आप जैसे कि जानते हो। रिबोसोम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल डिवाइड, रिबोसोम बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में होता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल, और ये हमारी प्रोटीन को सिंथेसिस में मदद करता है, इसका बेसिक फंक्शन है। एंड फैक्टराइसिस ऑफ द सेल, सो बेसिकली ये फैक्टराइसिस करता है सेल को, इसलिए इसका सेकंड हमारा नेम भी है एक अलग से। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्रॉम स्पिंडल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये फॉर्म आएगा यहाँ पे। एंड फ्रॉम स्पिंडल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और इस तरह से इसका फंक्शन दे रखा है सेंट्रियोली का। इसी तरह से हमारे पास एक और है, दैट इज द वॉक्यूल। सो द प्लांट सेल एक्सेस द लार्ज वॉक्यूल कंप्यूटर सेल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कितनी बड़ी वॉक्यूल है यहाँ पर, जबकि हमारी बहुत छोटी छोटी वॉक्यूल प्रेजेंट है जो मैं दिख तक नहीं। तो इसी तरह से हमारी वॉक्यूल होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और ये लगभग हमारा हाफ से ज़्यादा % पार्ट कवर करती है प्लांट सेल के केस में। सो ये बेसिकली हमारे एक्सेस वाटर, यूजफुल मिनरल्स, पिगमेंट्स एंड मेजर सब्सटेंस को होल्ड करने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है। इसका कोई नया नाम नहीं है। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। So we have the next, that is the organelle, that is the nucleus. So nucleus is squamous or oval shaped body floating in the cytoplasm and is called a nucleus. ये न्यूक्लियस होता है, कैसी बॉडी ओवर शेप्ड होती है जो हमारे सेल में होती है वो न्यूक्लियस होती है। एंड ये एक्चुअली हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल. It is also written here called the control center of the cell and brain of the cell, and it is located at the center in the animal cell. But in case of plant cell, it is shifted to one side because of the presence of the large vacuole. Okay, so then it is given here the parts of the nucleus. So first of all, nuclear membrane. The nucleus contains of a jelly fluid-like nucleoplasm surrounded by a plasma membrane that is called a nuclear membrane, and it controls and allows the passage of certain materials in out of the nucleus. तो न्यूक्लियस बेसिकली बहुत सारे टाइप्स का बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स का बना होता है, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है और उसके बाद ये प्लाज्मा से कनेक्ट होती है, और इसमें बहुत सारे हमारे कंट्रोल्स करते हैं और हमारे बहुत सारे हमारे मेटल्स को अंडर और आउट करने का हमारा काम करता है। इसके बाद हमारा न्यूक्लियस आता है, ये स्पेरिकल बॉडी होती है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और बिल्कुल न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है। एंड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन एंड आरएनए की बनी होती है, मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर डेफिनेशन आ चुकी है। सो प्रोटीन्स की बनी होती है। एंड क्रोमेटिन, द क्रोमेशन नेटवर्क, सो क्रोमेटिन फाइबर्स एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आपका दे रखा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म आर क्रोमेशन, सो क्रोमेशन कहलाते हैं। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, मतलब डीऑक्साइड रिबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, एंड आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बेसिकली हमारे डीएनए एंड आरएनए को बनाते हैं। और इसके बाद एज द सेल डिवाइड, जब भी सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स, हमारे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे कंटेन जीन्स, आई थिंक हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड द जीन्स, या we have the heterogeneous genes, and genes are responsible for passing genetic characteristic from one generation to another generation and means from parents to the offsprings. So इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में बात कर ली, इसके पार्टों के बारे में बात कर ली, अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी लाइक द ईटिंग, मूवमेंट एटसेट्रा एंड ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द सेल। सो द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, मतलब रिप्रोडक्शन जो हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस ही हमारा डिवाइड होता है, उसके बाद अदर पार्ट्स डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं। सो अदर आई मीन सेल ऑर्गेनीज, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन। और ब्रेन हमारे पास बात वापस यहाँ आ चुकी है। सो इट ऑल्सो परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटरी चैप्टर्स एंड फ्रॉम पेरेंट्स टू आई मीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो इस तरह से पेरेंट्स ऑफिस में कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हेरिडिटरी चैरेक्टरिस्टिक, मतलब आप देख पा रहे होगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो चैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं, और वो इसी हमारे ऑर्गेनेल के थ्रू होती हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। सो उसके बाद हमारे पास दे रखा है कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो हमारे पास यहाँ पर एक प्लांट सेल का बढ़िया डायग्राम दे रखा है, दैट इज अ 3D डायग्राम, एंड हियर इट इज ऑल्सो 3D डायग्राम। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में ही हमारी कुछ सिमिलरिटी हमें दिख रही होंगी, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हमें सेल वॉल दिख रही है, कुछ हमें ऑर्गेनिज भी इन दोनों में दिख रही हैं, ठीक है। सो आप इन्हें क्रॉप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, सबसे पहले द सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज एब्सेंट। ओके, देन आफ्टर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। इस केस में हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो हमारा फूड बनाता है। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल द क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। सो इन नेक्स्ट केस वॉक्यूल्स आर लार्ज।
vacuoles are large but in case of animal cell the vacuoles are small. ठीक है. Then after centrosomes and centriole are absent and हमारे पास सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोली एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लेकिन केस ऑफ एनिमल सेल द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोली आर प्रेजेंट. नेक्स्ट इज द लाइसोसोम आर एब्सेंट. हमारे लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं और इस केस में लाइसोसोम हमारे प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में. एंड हमारा जो एनिमल सेल होता है लाइस इन द सेंटर ऑफ द सेल, हमारे सेंटर में लाई करता है जब इसका प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द सेल. अब हमारे पास देख पा रहे होंगे बिल्कुल हमारे सेंटर में लाई कर रहा है सेल की न्यूक्लियस, लेकिन ये थोड़ा हमारे साइड में है और ये साइड में इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ये ब्लू कलर की वॉक्यूल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसने इसे थोड़ा सा साइड में खिसका रखा है. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. सो यहाँ हमें दे रखा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंट बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमारे सेल के दो टाइप कर दिए गए हैं, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो द न्यूक्लियस, देखो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है इन द सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज. सो हमें आपको यहाँ दे रखी होगी यूकैरियोटिक सेल. सो बेसिकली इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सो द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सच इज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल. तो इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती एंड द ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक्स. प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया एंड द ब्लू एल्गी आर द प्रोकैरियोट्स, जो कि इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं. सो दिस ऑर्गेनिज्म्स हैव अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. तो इस केस में क्या होता है, हमारे जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या यूकैरियोटिक सेल होते हैं, क्या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं. सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये होता है कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है अच्छा सा जो प्रेजेंट होता है. लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इट इज़ एब्सेंट. ठीक है, नहीं मिलेगा आपको. सेल टाइप ये होता है यूजुअली मल्टीसेलुलर. हमारी मल्टीसेलुलर हो गई पहले यूकैरियोटिक सेल और मैं प्रोकैरियोटिक कैसे होंगे यूनिसेलुलर. लेकिन सम साइनोबैक्टीरिया में भी मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया के केस में जिनमें सेल वॉल होती है वो भी हमें मल्टीसेलुलर हो सकते हैं. और सेल साइज जो होता है वो 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर. आई थिंक इट इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर जो लिख रखा है यहाँ पे ये माइक्रोमीटर होना चाहिए, माइक्रोन. आई थिंक यहाँ पर सेंटीमीटर गलत दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर जो दे रखा है ये गलत है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर माइक्रोन आएगा. ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल हमें यहाँ पे दे रखे हैं एनिमल्स एंड प्लांट सेल. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एनिमल प्लांट सेल. ये सारी हमारी कंडीशन एनिमल प्लांट सेल में फॉलो होते हैं एंड बैक्टीरिया एल्गी एंड वायरस में ये सारी कंडीशन फॉलो होती हैं. तो यहाँ पर सेंटीमीटर को माइक्रोन करना मत बोलिएगा. उसके बाद ये हमारे वर्ड्स टू नो हम पढ़ लेते हैं. तो हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, आप इसे पॉज कर लीजिएगा वीडियो को. तो हमारी वीडियो आज फिनिश हो चुकी है. अगले टॉपिक में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे. सो टिल देन गुड बाय.